हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। चलिए हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश। देखिए, इसको अक्षांश को देखने के पहले सबसे पहले हम अपने पृथ्वी की आकृति को ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली एक रेखा है 0 डिग्री पे, जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी को वृत्त भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे। ये जो 0 डिग्री वाली जो रेखा है विषुवत रेखा, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर चलेंगे तो हमारा कर्क रेखा आ जाती है ऐसे। ये हो गई कर्क रेखा और वही इसकी एंगल डाल देते हैं यहाँ पे। वही अगर 0 डिग्री से हम दक्षिण की तरफ चलेंगे 23.5 डिग्री तो हमारी आ जाएगी मकर रेखा। ठीक है, इसकी भी हम डाल देते हैं एंगल 23.5 डिग्री। फिर ऊपर में आपको पता है एक एंगल यहाँ पे आती है, एक अपना आर्कटिक। ठीक है, इसका ये भी रेखा ही है आर्कटिक। इसका एंगल कितना है 66.5 डिग्री। उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे तो यहाँ भी एक रेखा आएगी जिसका नाम है अंटार्कटिक। इसका भी एंगल 66.5 डिग्री हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपका दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी पॉइंट यानी कि दक्षिणी ध्रुव होगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव। उसी तरीके से यहाँ पे ऊपर है आपका उत्तरी ध्रुव। ठीक है, हमने देख लिया अपने पृथ्वी का स्ट्रक्चर। विषुवत रेखा दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक। उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में मकर रेखा और 66.5 डिग्री में अंटार्कटिक रेखा होती है। ये हमारी पृथ्वी की आकृति हो गई। अब देखिए, इस पे जो है हम लोग जो अक्षांश रेखाएं हैं उसको कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देखेंगे। जैसे इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी विषुवत हो गई, ये 0 डिग्री। और इस पे जो है ये जो दोनों गोलार्धे हैं, दोनों गोलार्ध में 90 का 0 से ऊपर के तरफ, यहाँ 0 से ये उत्तरी ध्रुव के तरफ ये अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री पे एंगल बनाते हुए 90 डिग्री तक आती है। यानी कि 0 से यहाँ शुरू होगा 1 डिग्री 2 3 4 5 6 ध्रुव तक आते आते 90 डिग्री तक का रेखा बनती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो बनती हैं। उसी तरीके से सेम दक्षिणी गोलार्ध में बनेगी जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये सभी रेखाएं एक एक डिग्री पे है। उसी तरीके से यहाँ नीचे दक्षिणी गोलार्ध में एक एक डिग्री पे होगी और अंततः लास्ट में कहाँ चलाएगी 90 डिग्री, यहाँ दक्षिणी ध्रुव पे। दक्षिणी ध्रुव पे, इधर उत्तरी ध्रुव पे। अगर हम इसको इस सभी लाइन की रेखाओं को यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन उसको हम समझ लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। यहाँ 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, वैसे करते 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 लास्ट यहाँ कितने पे पहुंचेगी 90 डिग्री। उसी तरीके से नीचे भी वैसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री
3 डिग्री, 4 डिग्री, वैसे ही करते करते यहाँ तक कितना पहुंचेगी, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम कुछ इसकी विशेषताओं को लिखते हैं। जो ये अपना अक्षांश रेखा है, इसकी क्या क्या विशेषता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक एक लिखते हैं। जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं यह विषुवत रेखा के समानांतर होती है। यह विषुवत रेखा के समानांतर होती है। ठीक है, होती है भी डाल देते हैं यहाँ पे। पहला हम लोगों ने क्या लिखा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा के समान अंतर पे होती है, यानी कि समानांतर होती है। कहने का मतलब ये 0 डिग्री हमारा विषुवत रेखा हो गया, और इसके समान अंतर पे, यानी कि इसके सामने, इस रेखा के जस्ट सामने, ऊपर और नीचे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में क्या होता है, इसकी जो समानांतर रेखाएं खींची गई हैं वो सभी रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और यह अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त है, पूर्ण वृत्त रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं हैं, पूर्ण वृत्त रेखाएं हैं। कैसे, इसको यहाँ समझते हैं कैसे ये पूर्ण वृत्त रेखा है। इसको हम लोग एक बार और ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग एक बार और ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये पूर्ण वृत्त है। ये देखिए ऊपर में जो है ये हमारा नॉर्थ हो गया, और इधर इसके नीचे में होगा, यहाँ पे बिंदु जो होगा वो साउथ हो गया। ये पोल है, ये ऊपर नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसी रेखाओं को तो हमने यहाँ पे खींचा है। इसको हमने फ्लैट ये देखने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इधर से देख रहे हैं, लेकिन जब उसको ऊपर से देखेंगे तो ये रेखाएं ऐसी दिखेंगी। ठीक है, इधर बीच में कहीं कौन सी रेखा होगी, ये बीच में जो है ऐसे, ये आपकी हो जाएगी 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा, ये वाली रेखा हो जाएगी यहाँ पे। इसी चीज को हमने लिखा है यहाँ पे कि यह अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं पूर्ण वृत्त है, एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये जो है घूम करके पीछे जाएगी और एक सर्किल कंप्लीट करेगी। इस आकृति से आप समझ पाएंगे कि ये जो रेखाएं हैं ये पूर्ण वृत्त है। यहाँ पे दिख रहा है कैसे पूर्ण वृत्त है। ठीक है, और इसकी और बातें को हम चर्चा करते हैं। जैसे हर एक रेखाओं के बीच की दूरी है जो समान होती है। सभी अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है। अब देखिए, चाहे वो हम इक्वेटर से यहाँ चलें, चाहे हम इक्वेटर से इसको देखें, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये चाहे इक्वेटर पे हो और चाहे यहाँ पे ध्रुव पे हो, यहाँ ये सब जगह रेखाएं आपस में समान दूरी पे है। उसी चीज को हमने लिखा है कि सभी अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी समान है। ये सभी के बीच की दूरी समान है, यानी कि चाहे हम यहाँ देखें दो रेखाओं के बीच की दूरी, चाहे हम यहाँ देखें दो रेखाओं के बीच की दूरी, सभी जगह हमारे ग्लोब पे, हमारे पृथ्वी पे अक्षांश रेखाओं की एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी जो है वो समान है। ठीक है, अब देखिए यह जो दूरी समान है वह एक डिग्री पे सभी रेखाएं 1 डिग्री के
अंतराल पे खींची गई। ये सभी जो रेखाएं हैं एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, यानी कि एक के बाद एक 2 डिग्री, दो के 1 डिग्री बाद 3 डिग्री, वैसे करके ये जो सभी रेखाएं हैं एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं। अब इस 1 डिग्री में कितनी दूरी है इसको देखेंगे। यह जो एक एक डिग्री के अंतराल की रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच में हमें तो ये पता है कि 1 डिग्री की दूरी पे है सभी रेखाएं, लेकिन वह 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर है उसको देखते हैं। यह 1 डिग्री 111 किलोमीटर के एग्जैक्ट बराबर है। कितनी? यह 1 डिग्री जो है 111 किलोमीटर के बराबर है। और इस 1 डिग्री को चलने में, इस 1 डिग्री को, पृथ्वी को चलने में 1 डिग्री जब यहाँ से यहाँ चलेगी, रोटेशन जब करेगी, तो 1 डिग्री में 111 किलोमीटर चलेगी। और वह 1 डिग्री चलने में समय कितना लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। कितना? 4 मिनट का समय लगेगा। यह जो रेखाएं हैं पूर्ण वृत्त है, आपने देख लिया। ये विषुवत रेखा के समानांतर है। 1 डिग्री चलने में इसको 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री में कितना किलोमीटर होता है? वो 111 किलोमीटर होता है। दूसरी चीज देखते हैं, यह जो अक्षांश रेखाएं हैं हमारी पृथ्वी पर कितनी हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में यह रेखाएं कितनी हैं? 1 से लेकर के 90 डिग्री तक, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में टोटल 90 रेखाएं हैं। उसी तरीके से नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में टोटल कितनी रेखाएं हैं? सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध का तो हम लोग लिख दिए, उत्तरी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में हम देख लिए 1 से 90 तक 90 रेखाएं हैं। उसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो 1 से लेकर के 90 तक, इसमें भी कितनी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं 90, यानी कि 90 दक्षिण में, 90 उत्तर में। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। और एक रेखा बच गई, कौन सी? ये अक्षांश वाली रेखा, 0 डिग्री वाली। एक रेखा बच गई, ये 0 डिग्री वाली एक। अब यहाँ से देखिए, टोटल हमारी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180 प्लस 1, 181। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 संख्याएं हैं। यानी कि हमारे पृथ्वी जो है, अक्षांश रेखाएं जो खींची गई है उसकी संख्या कितनी है? 181। हर एक रेखा के बीच में 1 डिग्री की अंतर होती है। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होता है और 1 डिग्री पृथ्वी को चलने में 4 मिनट का समय लगता है। ये हमारी अक्षांश रेखाओं की विशेषता है। और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्ण वृत्त है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यह हाफ रेखा नहीं है, इसीलिए इस रेखा को हम लोग हमेशा यहाँ पे विषुवत रेखा के साथ साथ वृत्त भी कहते हैं। देखिए, ये आर्कटिक वृत्त कहेंगे, इसको मकर वृत्त कहेंगे। आर्कटिक रेखा के जगह रेखा तो है ही, लेकिन इसको वृत्त भी बोलेंगे। अब वृत्त बोलने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ये कंप्लीट एक वृत्त है, एक सर्कल है, इसीलिए इसको हम लोग आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी अक्षांश रेखाओं की ये इतनी विशेषताएं हैं जो हमें अक्षांश रेखाओं के बारे में जानना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मिटाया जाए। अब हमें देखना है कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं देखने के पहले और भी इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें देखना है और जानना है। देखिए, ऐसा आप एक आकृति ड्रॉ कर लेंगे अपने कॉपी में, जिसको हमने अभी किया हुआ है, और ये है, इसी पे मेरा काम चल जाएगा, आप लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, इसमें हम कुछ चीजें हैं जो कि समझते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि सूर्य की स्थिति कर्क और
मकर के बीच में होती है, मकर रेखा या वृत्त के बीच होती है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अगर लास्ट क्लास मेरा आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन फिर यहाँ भी मैं समझाऊंगा आपको कि सूर्य की जो स्थिति है कर्क और मकर के बीच में होती है। कैसे? ये हमारा मकर हो गया, ये कर्क हो गया। आपको पता है कि कर्क रेखा जो है इसके ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है। कल हम लोगों ने इस चीज का चर्चा किया था अपने क्लास में। ये हमारा सन है, इसकी जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। कब पड़ती है? ये देखिए, ये लंबवत पड़ती है ये रेखा के ऊपर, ठीक है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी कब? समय भी आपको बताया था मैंने, वो कौन सा दिन था? 22 दिसंबर को सूर्य की जो प्रकाश है वो मकर रेखा पे सीधी पड़ती है, जिसके कारण हमारे यहाँ भारत में, यानी कि कर्क रेखा पे हमारी भारत है, यानी कि हमारे यहाँ सर्द का मौसम होता है दिसंबर के महीने में। ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब देखिए, विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें, विषुवत रेखा पे भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। उसकी भी 2 डेट है जिसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ है। अब देखिए, इस विषुवत रेखा पे जो लंबवत किरणें पड़ती हैं वो 2 डेट हैं। इसको जरा सा हम हटाते हैं। वह 2 डेट है। कौन कौन सी डेट है? एक तो है अपना 21 मार्च, 21 मार्च को पड़ती है, और दूसरी डेट जो है वह 23 सितंबर को है, 23 सितंबर को है। ये 2 डेट में जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे सीधा पड़ती है, लंबवत पड़ती है, जिसके कारण विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में गर्मी का समय होता है। उस समय मकर पे और कर्क पे जो है हमारी जो भारत है, जो भारत में देखेंगे उस समय बसंत ऋतु का मौसम होता है, और उसमें क्या होता है, दिन और रात जो है बराबर होती है, क्योंकि इक्वेटर पर लंबवत किरणें पड़ती है, तो उस समय दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है। उस चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है और हमारे यहाँ भारत में बसंत ऋतु का मौसम होता है। और यह घटना जो है, विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने वाली जो घटना है, साल में 2 बार होती है। एक 21 मार्च को होती है और एक 23 सितंबर को होती है। 23 सितंबर वाले को बोलते हैं शरद विषुव, 21 मार्च वाले को बोलते हैं बसंत विषुव। और ये दोनों जो डेट है, इस दोनों महीने में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अच्छा मीठा मौसम, जो हम अपने भाषा में बोलते हैं, वैसी स्थिति होती है। ना ही ज्यादा ठंडी और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। और एक स्थिति आती है जब सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की किरणें, ये सन है, ये 2 है, 1 2 3 सन है। एक और स्थिति होती है जब सन की किरणें हमारे कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है। वह स्थिति कब बनती है? 21 जून को। वो स्थिति कब बनती है? 21 जून को हमारे कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण जून के महीने में हमारे यहाँ क्या होती है, गर्मी का मौसम होता है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ये चीज हमने देख लिया। अब देखिए, यह जो एरिया है मकर से लेके कर्क तक, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट को बोलते हैं ऐसे, ये ग्रीष्म क्षेत्र है, यानी कि यहाँ गर्मी पड़ती है, ठीक है। और ग्रीष्म के साथ साथ इसको उष्ण भी बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है, इसको उष्ण कटिबंध भी कहते हैं। दूसरी देखते हैं, यह जो है मकर से लेकर के इस ध्रुव तक, ये मकर से लेकर के इस ध्रुव तक जो है
ये शीत ऋतु का स्थान होता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, यह कैसा स्थान होता है? ये शीत वाला होता है, शीतोष्ण बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए ये जो है कैसा है, ये वाला रीजन शीतोष्ण है, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ये मकर से यहाँ दक्षिणी ध्रुव तक और इधर कर्क से उत्तरी ध्रुव तक जो है ये शीतोष्ण क्षेत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे सन का जो स्थिति है मकर से कर्क के बीच में ही रहता है। इसी के बीच में मकर से विषुवत आएगा, विषुवत से कर्क आएगा, मकर से फिर विषुवत जाएगा और विषुवत से फिर कर्क आएगा। इतने ही रीजन में भारत के पृथ्वी के इतने ही रीजन में जो है सन की जो है आना जाना लगा रहता है। इसी बीच में यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ आता है। और ये जो समय है इधर 0 डिग्री से मकर तक 6 महीना रहता है और 0 डिग्री से कर्क तक यहाँ तक 6 महीना सूर्य रहता है। यानी कि 6 महीने का यहाँ पे अलग समय हो गया, 6 महीने का यहाँ पे अलग समय हो गया, 6 महीना 12 महीना, यानी कि 1 साल में सूर्य यहाँ से वहां ट्रेवल करता है। अब देखिए यहाँ एक और बात हम लिखते हैं कि सूर्य की किरणें मकर, कर्क एवं विषुवत रेखा तक ही पहुंचती है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं मकर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बाद सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये किरणें यहीं तक है, इसके नीचे नहीं आती है। फिर इधर सेम वही स्थिति बनेगी कि कर्क तक ही सूर्य की प्रकाश अधिकतम जाती है, उसके ऊपर इधर आर्कटिक और ध्रुवों के पास नहीं होती है, जिसके कारण इधर शीतोष्ण का मौसम होता है। और उसी तरीके से मकर के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में इधर शीतोष्ण का मौसम होता है, आर्कटिक में और दक्षिणी गोलार्ध तक शीतोष्ण ठंडे मौसम होते हैं इधर पे। और होने का वही रीजन है कि सूर्य की रोशनी पर्याप्त नहीं पहुंचती है। अब देखिए यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि क्यों नहीं सूर्य की रोशनी पहुंचती है। कल वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। कहाँ पे? ध्रुवों पे, दक्षिणी ध्रुव पे और उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होता है। तो जब रात हो रहा होगा तो उधर तो रोशनी बिल्कुल नहीं जाएगी, यानी कि बिल्कुल ठंडा का मौसम रहेगा। उसी तरीके से जब इधर को दिन हो रहा होगा तो इधर को रात होगी, तो इधर भी ठंड का मौसम रहेगा। यानी कि यही वजह है कि यहाँ पे देख रहे हैं इधर शीतोष्ण का मौसम है और यहाँ भी कर्क के ऊपर शीतोष्ण का मौसम है। यह सूर्य के चलने की स्थिति ऐसी होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इतना हमने समझा आपको अक्षांश में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाओं को समझने के लिए वापस से हमें वही अपनी पृथ्वी का फिगर ड्रॉ करना होगा ताकि हमें अच्छे से समझ आए। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पृथ्वी को अगर ये जो एक्सिस है, एक्सिस के इधर वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं पूर्वी क्षेत्र और इधर वाले क्षेत्र को बोलते हैं पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, अब हम चूंकि देशांतर की बात कर रहे हैं, तो इसमें देशांतर रेखाएं जो है इधर अपना हो गया ये नॉर्थ पोल
नॉर्थ पोल कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इधर हो गया आपका साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो देखिए जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। वो रेखाएं कैसी होती हैं, ऐसे आती हैं। यह हमारी देशांतर रेखाओं की स्थिति ऐसे होती है। ये हमारे ग्लोब पे ऐसे खींची गई है, ठीक है। ये सभी रेखाएं यहाँ के मिल रही है। इसको जब आप बनाएंगे तो एग्जैक्ट ऐसे बनाएंगे, ये आकर के मिल रही है। और यहाँ पे ये 0 डिग्री रेखा खींची गई है। यह जो 0 डिग्री रेखा है हमारे पृथ्वी के जो देशांतर रेखाओं की जो लाइनें हैं उसको दो तरीके से बांट रही है। इधर पूर्वी साइड को हम लोग कहते हैं पूर्वी देशांतर, ठीक है, और पश्चिमी साइड को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। आप इसको अच्छे से यहाँ लिख लें कि 0 डिग्री वाली रेखा, यहाँ से 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा पृथ्वी के 2 हिस्सों में बांटती है, 2 हिस्सों में बांटती है। पहली जो पूर्वी क्षेत्र की है, जो पूर्वी क्षेत्र की है उसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। और जो इधर 0 डिग्री से इधर पश्चिम की तरफ है, जो पश्चिमी क्षेत्र की है, पश्चिमी क्षेत्र की है, उसको बोलते हैं हम पश्चिमी देशांतर। ये जो 0 डिग्री है इनको जो है 2 भागों में बांट रही है, पूर्वी देशांतर में और पश्चिमी देशांतर में। क्लियर। और देखिए इस जो 0 डिग्री की लाइन है, यह जो 0 डिग्री की लाइन है, यह लाइन जो है हमारा डेट लाइन है। कौन सी है, तिथि लाइन है। 0 डिग्री की जो लाइन है वो कौन सी है, तिथि रेखा है। इससे ही तिथि का निर्धारण किया गया है। और यह जो 0 डिग्री वाली रेखा है यह लंदन के ग्रीनविच GMT से खींची गई है। इसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे कि GMT समय का निर्धारण कैसे गया है। अभी आप समझेंगे इसको कि 0 डिग्री वाली जो रेखा है यह लंदन के बीचों बीच खींची गई है। और यही रेखा पृथ्वी के 2 भागों को कर रही है, पूर्वी वाले को पूर्वी देशांतर, पश्चिमी वाले को पश्चिमी देशांतर। और यहीं से हमें तिथि का ये जो तिथि नहीं, समय रेखा है। ये कौन सी है, समय रेखा है। तिथि रेखा जस्ट इसके पीछे आएगी, वो मैं अभी बताऊंगा। तो ये 0 डिग्री समय रेखा है जिसको हम लोग GMT बोलते हैं। ये लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से खींची गई है। ग्रीनविच एक जगह है जिसका नाम दिया गया है GMT। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे अच्छे से। ये हमारा फुल क्लास कल इसी का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज देखा। हाँ, इसका एक मेन जो परिभाषा है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। और ये जो देशांतर रेखा है यह पूर्ण वृत्त नहीं है, यह पूर्ण वृत्त नहीं है, यह एक सिर्फ रेखा है। यहाँ से यहाँ आया और फिर दूसरी रेखा यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, ऐसे आ गई। ये सिर्फ एक रेखा है। लेकिन आप लोगों ने क्या देखा है अभी जस्ट पहले की अक्षांश रेखाएं जो है वह पूर्ण वृत्त थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और समझने वाली बात है कि ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ से बीचों बीच खींचेंगे 0 डिग्री,
ये क्या हो जाएगा, इक्वेटर है। तो दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, इक्वेटर के पास होती है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है, इक्वेटर पे होती है। और सबसे कम कहाँ होती है, ध्रुव पे, क्योंकि यहाँ पे आकर रेखाएं गिर रही हैं, यहाँ पे आकर के मिल रही हैं, यहाँ पे कम होती है, ठीक है, यहाँ पे कम होती है। और सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, ध्रुवों पे होती है, ठीक है। आप यहाँ देख भी रहे हैं फिगर में। चलिए, तो हम समझते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कि इनको भी हम अगर डिग्री से देखें तो देखिए यहाँ पे समझेंगे। हमारा सर्किल जो है पूरा 360 डिग्री की होती है। उसी तरीके से इसको इस 0 डिग्री से इधर 180 डिग्री कर दिया गया है, यानी कि 180 डिग्री ये हमारा कौन सा है, पश्चिमी देशांतर है। तो 180 डिग्री इधर क्या लिखेंगे, इधर ईस्ट लिखेंगे, इधर वेस्ट लिखेंगे, यानी कि 180 डिग्री वेस्ट है, यानी कि पश्चिमी है। ये इधर की जो है रेखाएं 180 डिग्री वेस्ट है, और इधर की जितनी सारी रेखाएं हैं वो क्या है, आपकी 180 डिग्री ईस्ट है, यानी कि पूरब में 180 रेखाएं खींची गई हैं देशांतर की, और पश्चिमी में 180 डिग्री पे रेखाओं को खींची गई हैं पश्चिम में। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं पूरे सर्किल का कितना होता है, ये आपका एक जो पूरा सर्किल है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसी को तो आधा कर दिया गया है, 180 इधर और 180 इधर। तो यानी कि इधर वाली पूर्वी देशांतर की रेखाएं हो गई, और इधर वाली 180 जो डिग्री रेखाएं हैं वो पश्चिमी देशांतर की हो गई, ठीक है। आप यहाँ समझ रहे हैं। अब इनके बीच की भी दूरी देखते हैं। अगर 1 डिग्री की जो दूरी देखेंगे तो वो भी होता है 111 किलोमीटर। लेकिन जब वही ध्रुव पे आएंगे तो ध्रुव पर सर्वाधिक दूरी होती है दो देशांतरों के बीच में, इसलिए यहाँ पे हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, 111.32 किलोमीटर। कहाँ पे हो जाता है दूरी, यह हमारे 0 डिग्री पे जो है, 0 डिग्री पे 1 डिग्री का जो दूरी है वह पॉइंट में आ जाता है और आगे बढ़ जाता है 32, क्योंकि यहाँ पे दो देशांतरों के बीच जो है सर्वाधिक दूरी होती है, ठीक है। और इसमें भी सेम वही कहानी है कि 1 डिग्री चलने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। अब देखिए ये 4 मिनट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, इस चीज को समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यह पूरा पृथ्वी है, इसको पृथ्वी को जो है एक चक्कर, एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना लगता है, 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो यह घंटा में है, तो इसको घंटे को जो है मिनट में अगर बदलना हो तो कैसे करेंगे, आपको मिनट से गुना करना होगा। यानी कि 24 घंटा को अगर मिनट में बदलना है तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है। तो जब इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 1440, यानी कि पृथ्वी को एक रोटेशन लेने में कितना मिनट का समय लग रहा है, यह मिनट है। यानी कि अब घंटा को, 24 घंटा को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, मिनट में कन्वर्ट कर दिए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 1440 मिनट लगता है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में एक रोटेशन। दोनों वैल्यू सेम है, चाहे 24 घंटे कहिए या 1440 मिनट कहिए, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए, आपको पता है कि ये सर्किल कितना है, पृथ्वी कितना एंगल है टोटल मिलाया जाए तो 360 डिग्री है, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी है, सर्किल आकार की है, ठीक है, लगभग। तो इसको एक चक्कर घूम जाएगी पृथ्वी, ऐसे घूम जाएगी तो कितना डिग्री कंप्लीट करेगी, कितना एंगल कंप्लीट करेगी, 360 डिग्री कंप्लीट करेगी ऐसे। यानी कि एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना एंगल कंप्लीट कर रही है, कितना डिग्री चल रही है, 360 डिग्री, मतलब 1 रोटेशन में। आज समय कितना लग रहा है जी, समय लग रहा है 1440 मिनट। तो अगर हम 1 मिनट का लगाएं, 1 मिनट का हिसाब किताब लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1440 ये वाला बट्टे में 360 डिग्री। तो 0 से 0 कट जाएगा और 36 से ये 4 बार में 144 खत्म हो जाएगा, यानी कि
1 डिग्री चलने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। यह चीज हमेशा याद रखना है। 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट, तो अगर यही हमारी पृथ्वी जो है यहाँ से अगर 15 डिग्री चलती है, यानी कि अपने एक्सिस पे घूमती है, तो 15 डिग्री चली है, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं कि 15 डिग्री चलने में कितना समय लगा होगा। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 4 से यहाँ गुना करेंगे तो 15 चौका 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा, यानी कि 15 डिग्री चलने में 1 घंटे का समय पृथ्वी को लगता है। वैसे करके हम आगे निकाल सकते हैं किसी भी समय को कि 20 डिग्री में कितना मिनट लगा समय, है ना। 82 डिग्री से पृथ्वी चलेगी तो कितना लगेगा समय। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ से डिसाइड करेंगे। हमें 1 डिग्री का पता रहेगा कि 4 मिनट होता है, चाहे 15 डिग्री का पता रहेगा कि 1 घंटा लगता है। तो वैसे हम कोई भी दिया रहेगा समय, मान लेते हैं कि कोई बोलेगा कि 320 डिग्री पृथ्वी चली है, तो इसका आप निकाल सकते हैं। 1 डिग्री में इतना, तो 320 डिग्री में कितना, गुना 4, और फिर उसको मिनट में आएगा, मिनट से उसको घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग पूरा एकदम ब्रीफ में करेंगे अगले क्लास में। इसका क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। भूगोल का ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है, यह वाला कि 0 डिग्री पे अगर मध्यांतर का 12 बजा है तो 82.5 डिग्री पे क्या समय हो रहा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल रेलवे में और भी बहुत सारे बड़ी एग्जामों में, जैसे कि हमारी बिहार पुलिस की हो गई, पीसीएस की एग्जाम हो गई, बीपीएससी की, सभी एग्जामों में इस तरीके की क्वेश्चन लॉजिकली पूछा जा रहा है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारी देशांतर की ये सारी बातें हो गई जो हमें समझना था। ये हो गई अक्षांश और देशांतर की पूर्ण क्लास। इसके बाद कल हम करेंगे अपना इसका समय और तिथि रेखा। इसमें एक और चीज समझते हैं, अगर इस 0 डिग्री से हम, ये जो 0 डिग्री की लाइन है, जब यहाँ से हम पश्चिम की तरफ चलेंगे ऐसे घूम के 180 डिग्री यहाँ पे आके जब खत्म करेंगे, तो इसको बोलेंगे 180 डिग्री वेस्ट, मतलब पश्चिमी देशांतर में 180 डिग्री चले। उसी तरीके से अगर हम पूरब की तरफ से ऐसे चलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 180 डिग्री ईस्ट, यानी कि हम कहाँ पे आ रहे हैं, 0 पे पहुंच रहे हैं। इधर से चल रहे हैं तो कहाँ पहुंच रहे हैं, इस 0 पे। इधर से भी पहुंच रहे हैं तो कहाँ पहुंच रहे हैं, इस 0 पे। यानी कि इस 0 के जस्ट पीछे वाले लाइन पे हम जा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री वेस्ट हो चाहे 180 डिग्री ईस्ट हो, दोनों एक ही रेखा है। यानी कि अगर ये बॉल है तो इस बॉल को हम ऐसे गोल एज्यूम करेंगे कि इधर वाली जो रेखा है बॉल के सामने वाली, वो 0 डिग्री, और उसी बॉल के 0 डिग्री के पीछे वाली जो रेखा होगी वो जस्ट घूम के जाएंगे 180 डिग्री, तो वो 180 डिग्री ईस्ट वाली होगी, और पूरब से जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट वाली रेखा होगी। तो 180 डिग्री ईस्ट का है चाहे वेस्ट का है, वो एक ही रेखा है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी क्लास है गई, और ऐसे ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ कल फिर नेक्स्ट क्लास लेके हम लोग आएंगे। तब तक के लिए हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक यू।